हेलो बच्चों, मैं विशाल से रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 11 रसायन विज्ञान। देखिए, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम आपको दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के रेफरेंस में बता रहे थे कि दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जितने भी कण हैं, जैसे सूक्ष्म आवेशित कण, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, जब ये कण गतिमान होते हैं तो इस अवस्था में गतिमान कण जो है तरंग की प्रकृति को दिखाता है। बात समझ में? तरंग की प्रकृति में दी ब्रोगली नाम के एक वैज्ञानिक ने, जो कि फ्रेंच के थे, उन्होंने ये बताया कि यदि कोई कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हो और ये कण स्मॉल v वेग से गतिमान है, तो ये क्या करेगा, इसकी जो प्रकृति है ये तरंगीय हो जाएगी। और कोई भी तरंग अपनी तरंग दैर्ध्य को रिप्रेजेंट करता है, अतः उस कण का जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा ये हो जाएगा h/t। बात समझ आई? जहाँ लैम्डा कण का तरंग दैर्ध्य है और इस तरंग दैर्ध्य को हम लोग दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक। और यच जो है इसे हम लोग कहते हैं प्लांक का नियतांक, ठीक। यच को क्या कहते हैं? प्लांक का नियतांक, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक। P क्या होता है? P हमारा संवेग होता है और हम जानते हैं P = m × v। ये हो जाएगा लैम्डा = h/m × v, ठीक। अब यहाँ जरा देखिए, यहाँ से जो ये समीकरण है, इसी समीकरण को हम लोग दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण में ये जो लैम्डा है, इसी लैम्डा को हम लोग कहते हैं दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इसके रेफरेंस में हम इंटरमीडिएट में बहुत डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। इसका एक पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है तरंग की द्वितीय प्रकृति। बात समझ में आई? ठीक, वहीं हम इस चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद के टॉपिक में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य तथा विभव में संबंध। इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य तथा वैद्युत विभव में संबंध, इन्हीं दोनों में हमको रिलेशन देखना है। देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, उस इलेक्ट्रॉन को कैपिटल B वोल्ट की विभव से त्वरित कर दिया जाए तो वो जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है वो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अच्छा, हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा E के बराबर ½ mv², जहाँ m उस कण का द्रव्यमान होता है, b उस कण का वेग होता है। लैंग्वेज मैंने क्या बताया कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर दें तो वो जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है उसी गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसे VE से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में? इसका मतलब यही गतिज ऊर्जा जो है ना, अगर इसको हम कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m है और वेग v है, अगर इसी को हम लोग 1 वोल्ट का विभवांतर दे दें तो इसकी जो गतिज ऊर्जा पाएगा, ये इसी गतिज ऊर्जा को तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। तो EV के स्थान पे आप क्या करो, EK के स्थान पे आप क्या करो, VE रख दो, तो VE = ½ mv² हो जाएगा, ठीक। यहाँ से जरा V की वैल्यू आप निकाल दो, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2 × V = m × v² हो जाएगा, या V = 2VE/m। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ से v² अच्छा, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा 2VE/m, ठीक। लेकिन अगर वो त्वरित हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब गतिमान हो रहा है, और कोई भी कण जैसे गतिमान होता है तुरंत वो अपनी तरंगीय प्रकृति को दिखाता है, तो इसका भी तरंगीय प्रकृति जरा देख लेते हैं हम लोग। आपने पढ़ा है लैम्डा = P/m × v, राइट? आपने ये सूत्र पढ़ा है दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का।
अब यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी ई नहीं होता एच बाई एम गुणे वी की वैल्यू कितनी है ज़रा देखो यहाँ से, अंडर रूट 2 इंटू वी इंटू एम को अंदर ले जाओ ज़रा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2 वी ई इंटू एम बाई एम, और ये एम जब अंदर आएगा तो ये एक्चुअली स्क्वायर के रूप में आएगा। एक एम से हम कैंसिल करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2 बी ई इंटू एम। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी तरंग दैर्ध्य की गणना, किसी भी कण के तरंग दैर्ध्य की गणना कर सकते हैं यदि उसे 1 वोल्ट की विभवांतर देने पर वो जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, यदि उस गतिज ऊर्जा की वैल्यू जाने तब। ठीक, इस पर एक आध अंक प्रश्न जरा देखते हैं। चलिए देखिए जरा, इस पर एक प्रश्न है कि 2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी ये वेग है, वेग v बराबर 2 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य निकालना है, लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब जरा देखो हमसे प्रश्न क्या कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन 2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो गति करते हुए इस इलेक्ट्रॉन का हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है। ठीक, चलिए तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू पी बाई एम इंटू वी। ठीक, जिसमें से वी हमको दिया गया है, एम पे हमको विचार करना है। एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम बराबर क्वेश्चन मार्क। आप एक बात जाने रहिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका जो द्रव्यमान होता है ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम्स होता है। ठीक, अब सॉरी यहाँ छोटा भी नहीं था, और एच के विषय में तो आप पहले से जान रहे हो, ऑलरेडी जान रहे हो कि एच जो होता है प्लांक का नियतांक, जिसकी वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घाती माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, यही होती है। अब इसी सूत्र से चलिए दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के समीकरण से लैम्डा निकालना है, लैम्डा को होल्ड करना, एच की वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घाती माइनस 34 बटे एम की वैल्यू 9.1 गुणे 10 की घाती माइनस 31 गुणे वी की वैल्यू 2 गुणे 10 की घाती 8। लैम्डा इज इक्वल टू, ऊपर नीचे समान अंकों पर दशमलव है, अपने आप हट जाएगा, ये हो जाएगा 66 गुणे 10 की घाती माइनस 34, और ये प्लस 31, सॉरी माइनस 31 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस 31 हो जाएगा, और 8 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस 8 बटे नीचे कितना बचा 91 इंटू 2। कोई कन्फ्यूजन, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 33 आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 33 इंटू 10 टू द पावर, जरा सारे घातों को इकट्ठा कर लो, माइनस 34 प्लस 31 माइनस 8 बटे 91। ठीक, लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ जरा देखिएगा 33 बटे 91 गुणे 34 में 31 जोड़ोगे माइनस 3 और माइनस 8 मिल करके 10 की घाती माइनस 11, और यहाँ जरा भाग कर दीजिए, तो भाग करेंगे तो 0. ये हो गया 330 और इधर हो गया 91, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 3 1 3 9 त्रिक 27, तो ये हो जाएगा 7 और 6। ठीक, दशमलव लगा, 1 0 और 9 3 18 9 3 27 9 36 9 45 9 छक 54 9 7 63 9 7 63। ठीक, तो ये चला जाएगा 3 7।
लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 0.37 गुणे 10⁻⁻11। देखिए तरंग दैर्ध्य जो होता है अभी जो आएगा यहाँ पे मीटर में आ रहा है, लेकिन तरंग दैर्ध्य का मात्रक एक्चुअल में मीटर नहीं बल्कि एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। तो आप इसे जरा एंगस्ट्रॉम में बदल दो। देखिए एंगस्ट्रॉम में कैसे बदलते हैं, देखिए जरा, लैम्डा इज इक्वल टू 0.37 गुणे 10⁻⁻10 इसे लिखिए, ठीक, और है गुणे -1 इधर कर दो, ठीक है, ये हो गया मीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो ये 0.037 गुणे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 10⁻⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.037 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया इस इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य। बात समझ में आई, ठीक। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक, ठीक। परमाणु ऑर्बिटल किसे कहते हैं या कक्षक क्या चीज होता है, इसी विषय पर हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए जानते हैं कि परमाणु ऑर्बिटल क्या होते हैं या कक्षक क्या होते हैं। दोनों एक्चुअली एक ही हैं, जिसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे इंग्लिश में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, चलिए देखिए परमाणु ऑर्बिटल क्या होते हैं। सबसे पहली बात की जो परमाणु को लेकर के पुरानी अवधारणा रही है, जिसमें आपको मैंने ये बताया है कि जो परमाणु के चारों ओर की बाहरी, परमाणु के नाभिक के चारों ओर की जो कक्षाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं, राइट। पीछे जो पुरानी अवधारणा थी, ओल्ड कॉन्सेप्ट था, उस ओल्ड कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया है, अदर वैज्ञानिकों ने भी यही बताया है कि नाभिक के बाहर जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस क्षेत्र में वृत्ताकार कक्षाएं रहती हैं, और उसी वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, जिन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन रहता है, ये नाभिक के बाहर का जो क्षेत्र होता है उन्हें आकाश कहा जाता है, ठीक। नाभिक के बाहर का चारों ओर का जो भी क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। अच्छा, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसी आकाश में वृत्ताकार मार्ग में कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन आधुनिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एकदम निश्चित वृत्ताकार कक्षाएं नहीं होती। बात समझ में आई। जो कोई भी परमाणु, कोई भी एटम है, उसके नाभिक के चारों ओर का जो आकाश होता है, उस आकाश में जो इलेक्ट्रॉनों के लिए कक्षाएं होती हैं, वो कक्षाएं निश्चित रूप से वृत्ताकार नहीं होती, ठीक। तो स्पेस में वह अधिकतम स्थान जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक। मेरे कहने का ये मतलब है कि वह परमाणु, वह एटम जिसके नाभिक के चारों ओर खाली स्थान अर्थात आकाश में, स्पेस में, वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे अधिकतम रूप में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग उसी भाग को, उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल या कक्षक। बात समझ में। अच्छा, इसकी जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा जरा देखिए कि परमाणु ऑर्बिटल आकाश के उन त्रिविम क्षेत्रों को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन औसतन अधिक मात्रा में होता है। जैसे इसका मतलब क्या है, त्रिविम कहने का मतलब 3D, ठीक है, 3D रूप में। जैसे सपोज दैट ये कोई नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर ऐसी कुछ खाली स्थान होते हैं, इन्हीं खाली स्थान को स्पेस यानी आकाश कहा जाता है। तो इस आकाश में वह त्रिविम क्षेत्र, इस आकाश में
वह त्रिविम क्षेत्र, वह 3D क्षेत्र, 3D कहने का मतलब क्या है कि परमाणु के ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, चारों दिशाओं में, बात समझ में, त्रिविम 3D, तो ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, नीचे भी, सभी दिशाओं में वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। और परमाणु ऑर्बिटल जो होता है, एक परमाणु ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात समझ में? एक परमाणु ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के स्पिन की जो दिशाएं होती हैं विपरीत होती हैं। देखिए स्पिन की दिशाओं का मतलब क्या है, मैंने कहीं एक आध बार आपको बताया भी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे अपनी कक्षा में घूमते तो हैं लेकिन वो ऐसे स्पिन करते हुए घूमते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है ऐसे ये खुद अपनी धुरी पर घूमते हैं, तो ये स्पिन मोशन कहलाती है, इससे चक्रण गति कहलाती है। बात समझ गई? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और इनके स्पिन की जो दिशाएं होती हैं विपरीत होती हैं। यानी अगर पहला इलेक्ट्रॉन इस दिशा में ऐसे ऐसे अपनी जगह पे घूमते हुए ऐसे गति कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते हुए अपनी धुरी पर ऐसे विपरीत डायरेक्शन में गति करेगा। बात समझ में आई? ठीक, तो ये हमारा ऑर्बिटल तथा कक्षक, इसके विषय में शेष कल पढ़ते हैं।